Hello, welcome to the Triple S educational platform. My name is Saksham Madia and I welcome you all here. So, कैसे हैं सब लोग? सब बढ़िया? इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों को डिस्कस करना है एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में। हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। और इसमें आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एनवायरमेंटल इश्यूज। बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज हमारे पास रहते हैं बट उसमें से जो मेन इन्वायरमेंटल इशू है इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हम लोगों को डिस्कस करना है दैट इज इन्वायरमेंटल इश्यूज में पॉल्यूशन को हमें डिस्कस करना है और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो जब हम लोग पॉल्यूशन की बात करते हैं सबसे पहली चीज की पॉल्यूशन क्या होता है। यू ऑल नो दैट कोई भी अनडिजायरेबल चेंज जो हमें चेंज नहीं चाहिए हो, कोई भी अनडिजायरेबल चेंज फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल, any undesirable change in the physical, chemical or biological features of air, land and water is called as pollution. अब ये जो चेंज है ये किसकी वजह से आएगी? कुछ एजेंट्स की वजह से आएगी, कुछ चीज़ों की वजह से ये चेंज आएगी। जिन चीज़ों की वजह से ये अनडिजायरेबल चेंज आती है उनको हम लोग कहते हैं पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पॉल्यूशन किसकी वजह से होता है? पॉल्यूशन एक अनडिजायरेबल चेंज होती है और वो होता किसकी वजह से है? पॉल्यूटेंट की वजह से। बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हमारे पास होते हैं जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे। और अगर हम मेनली देखें तो हमारे पास लैंड पॉल्यूशन होता है, नॉइस पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और अभी हमारे पास लाइट पॉल्यूशन की भी बात होती है। तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशंस होते हैं। अब इन पॉल्यूशंस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एक्ट पास किया था दैट इज नोन एज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। और ये कब पास किया था? अराउंड 1986 में, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर इन्वायरमेंट। हम एयर की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें, वाटर की क्वालिटी को, सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें, इसीलिए ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था 1986 में। अब हम लोग पॉल्यूटेंट्स की जब हम बात करते हैं तो पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। और उनकी जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट थिंग्स हमने उसको डिवाइड किया हुआ है। लाइक ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म ऑफ ऑकरेंस, इसके बेसिस पे डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स होते हैं। नेचुरल डिग्रेडेशन के बेसिस पे, क्वांटिटी और नेचर, इमिशन ऑफ द पॉल्यूटेंट्स, ओरिजिन के बेसिस पे और फिजिकल नेचर ऑफ द पॉल्यूटेंट्स के बेसिस पे। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। जब हम पॉल्यूटेंट्स की बात कर रहे हैं, पॉल्यूटेंट्स मतलब ऐसे एजेंट्स जो पॉल्यूशन कॉज करते हैं। अगर हम लोग ओरिजिन के बेसिस पे बात करें तो दो टाइप के पॉल्यूटेंट्स होते हैं, नेचुरल पॉल्यूटेंट्स और उसके बाद हमारा मैन मेड आ गया जिसको हम लोग एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूटेंट्स भी बोलते हैं। नेचुरल का क्या मतलब है? नेचुरल में जैसे हमारा क्या आ जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड जो रिलीज होती है प्लांट्स और एनिमल से, नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स या फिर ओजोन जो रिलीज होती है वॉल्केनिक एरप्शन से, मीथेन फ्रॉम द केटल्स एंड फ्रॉम द पेडी फील्ड्स, एमिशन ऑफ द नेचुरल गैस, अल्ट्रावायलेट रेज। जितनी भी ऐसी चीजें, जितने भी ऐसे एजेंट्स जो कि नेचुरली रिलीज होते हैं और वो पॉल्यूशन को कॉज करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल पॉल्यूटेंट्स। और ये अराउंड 99.95% ऑफ द एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन जो होता है वो इन सारी चीजों की वजह से होता है। सो दीज आर नेचुरल पॉल्यूटेंट्स। अगर मैन मेड या फिर एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूटेंट्स की बात करें तो वहां पर हम लोग इसकी बात करते हैं इट इज ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, उसकी वजह से जो पॉल्यूटेंट्स आएंगे, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, सीवेज, एफ्यूलेंट्स, माइनिंग, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इनकी वजह से जो भी पॉल्यूशन कॉज होगा, ये वाले जो पॉल्यूटेंट्स होंगे उनको हम बोलेंगे मैन मेड पॉल्यूटेंट्स। और इससे कितना एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन कॉज होता है? अप्रोक्सीमेटली 0.05% ऑफ द एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। तो ये पॉल्यूटेंट्स हमने पढ़ा ओरिजिन के बेसिस पे। फॉर्म ऑफ ऑकरेंस के बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो दो टाइप के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट, एक हमारे पास होता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट मतलब दे रिमेन इन द एनवायरमेंट इन द सेम फॉर्म इन विच दे आर रिलीज्ड। ऐसे पॉल्यूटेंट जो किसी सोर्स से रिलीज होंगे और उसी फॉर्म में रहेंगे, उसी फॉर्म में वो पॉल्यूट करेंगे, उन पॉल्यूटेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ग्लासेस, प्लास्टिक, डीडीटी, ये जिस फॉर्म में रिलीज होते हैं उसी फॉर्म में जो है वो क्या करते हैं? पॉल्यूट करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड जब हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स की बात करते हैं, दे आर सिंथेसाइज्ड बाय द रिएक्शन अमंग्स्ट द प्राइमरी पॉल्यूटेंट। अगर प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं उनके बीच में कोई रिएक्शन होती है तो उससे जो पॉल्यूटेंट तैयार होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट। इसमें हमारे पास
एग्जांपल आती है PAN, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, और इसी के साथ साथ एग्जांपल आती है ओजोन की। अब ये जो PAN है ये कैसे बनता है? इट इज प्रोड्यूस्ड इन द एटमॉस्फेयर by photochemical oxidation of the hydrocarbons to the peroxyacetic acid radicals in the presence of nitrogen डाइऑक्साइड। आपको इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट कौन सा है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन सा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा जो भी प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के बीच में कुछ रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से हमारे पास सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो बन जाते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। एक और चीज़ मैं बता दूं जिसमें हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि NO क्या होता है, NO2 क्या होता है और N2O क्या होता है। ये सारी की सारी नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स हैं, बट इसमें डिफरेंस क्या होता है? देखो, जो NO होता है उसको हम नाम देते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। NO होता है हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड। जब NO2 की हम लोग बात करते हैं तो NO2 होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और जब हम N2O की बात करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। कभी कभी ये टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूजन हो जाता है, कभी कभी ऑप्शंस में इस तरीके से दिया होता, इस तरीके से ऑप्शन दिया होता और हमें नहीं पता होता कि वो NO की बात कर रहे हैं या NO2 की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ हमें ध्यान से पता होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉल्यूटेंट्स की ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल डिग्रेडेशन। जब नेचुरल डिग्रेडेशन की बात हो रही है तो कौन कौन सी दो टाइप्स होंगी? बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स मतलब ऐसे पॉल्यूटेंट्स दे आर डिकम्पोज्ड बाय द नेचुरल एक्शन और द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो कि जिनको डिग्रेड नहीं किया जा सकता या फिर जिनकी डिग्रेडेशन बहुत ही ज्यादा स्लो होती है। लाइक एग्जांपल्स आर प्लास्टिक, ब्रोकन ग्लासेस, DDT, कैन्स, फिनोलिक कंपाउंड्स। इसके बाद अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटी और नेचर, तो इसमें भी हमारे पास दो टाइप के पॉल्यूटेंट्स होते हैं। क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं और क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स की बात करेंगे सो दे डू नॉट अकर इन द नेचर बट दे आर एडेड इन द नेचर ओनली बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो पॉल्यूटेंट्स आएंगे उनको हम लोग क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। और क्वांटिटेटिव किसको बोलते हैं? क्वांटिटी में मतलब एक हम स्पेसिफिक क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। सो दीज बिकम पॉल्यूटेंट्स ओनली व्हेन देयर कॉन्सेंट्रेशन रीचेस बियॉन्ड अ थ्रेशोल्ड वैल्यू इन द एनवायरनमेंट। ऐसे पॉल्यूटेंट्स जबकि ये अगर नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर ये उस कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट हो जाते हैं तो तब क्या होगा? तब हम इनको क्या बोलेंगे? क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स बोलेंगे। इसके बाद आ जाता है एमिशन ऑफ द पॉल्यूटेंट। अगर हम पॉल्यूटेंट्स की एमिशन के बेसिस पे देखें तो हमारे पास डिफरेंट आ जाते हैं। द फर्स्ट वन इज द पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ? यहाँ पर जो पॉल्यूटेंट है मतलब जो भी लिबरेशन है वो कहाँ से हो रही है? एक सिंगल पॉइंट से हो रही है, एक ही जगह से हो रही है। जैसे चिमनी, सीवेज कहीं एक जगह से आ रहा है, किसी एक इंडस्ट्री से कुछ एफिलेंट्स आ रहे हैं। एंड द अदर वन इज द नॉन पॉइंट सोर्स। नॉन पॉइंट सोर्स का मतलब इट इज ओवर अ लार्ज एरिया। जब बहुत ज्यादा लार्ज एरिया से कोई चीज कोई पॉल्यूटेंट जो होता है वो निकल रहा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। उसके बाद आता है लाइन सोर्स पॉल्यूशन। pollution passes along a narrow belt, like example is road due to the automobile exhaust। तो वहां पर क्या होता है? एक लाइन, हम रोड को एक लाइन कंसीडर करते हैं, वहां पर जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइन सोर्स पॉल्यूशन। एरिया सोर्स पॉल्यूशन में जिसमें एक बहुत ज़्यादा एरिया से पॉल्यूशन निकल रहा होगा। मोबाइल सोर्स पॉल्यूशन मतलब इसमें हम व्हीकल्स की बात करते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं और मूव करते करते मोबिलिटी के साथ साथ वो पॉल्यूशन या फिर पॉल्यूटेंट्स को रिलीज करते हैं जिससे पॉल्यूशन कॉज होता है। एंड द लास्ट वन इज फिक्स्ड सोर्स पॉल्यूशन। मतलब यहाँ पर जो पॉल्यूटेंट्स हैं आर पास्ड फ्रॉम अ फिक्स्ड स्पॉट। यहाँ पर कुछ फिक्स सोर्स होते हैं, वहीं से पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। इसके बाद हमें जो पॉल्यूशन को डिस्कस करना है वो हमें एयर पॉल्यूशन को डिस्कस करना है। एयर पॉल्यूशन मतलब एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द क्वालिटी ऑफ द एयर। अब एयर पॉल्यूशन को अगर हम डिस्कस करें तो उसमें ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से मेजरली एयर पॉल्यूशन कॉज होता है? 52% जो एयर पॉल्यूशन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से होता है। 18% जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। 12% इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। 10% is by the particulate matter and 6% is by the नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। और 2% जो होता है अदर जो और चीजें होती हैं उनकी वजह से होता है।
अब अगर हम एयर पॉल्यूशन के अंदर देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास कुछ प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स आते हैं और कुछ हमारे पास सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स आते हैं। सबसे पहले प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स को अगर हम देखें, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट वही जो नेचर में एज इट इज अफेक्ट करेंगे वो प्रेजेंट होंगे, और सेकेंडरी वाले होंगे जो प्राइमरी वाले से मिलके बनेंगे। अब प्राइमरी की बात करें तो इसमें हमारा पहला आ जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड किस तरह से इफेक्ट करता है, इस पे क्वेश्चन भी बनता है कभी कभार कि कार्बन मोनोऑक्साइड किस तरीके से अफेक्ट करता है हमारी बॉडी को। देखो क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर, रेड ब्लड सेल, हमारे ह्यूमन में जो ब्लड होता है उसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है और हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। बट अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है बाइंड करने की, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन बाइंड करने की हेमोग्लोबिन के साथ। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाता है और बनाता है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, एंड दैट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हमारी बॉडी में नहीं पहुंच पाता प्रॉपर अमाउंट से और हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो हो सकती हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है हाइड्रोकार्बन्स, या फिर जिसको हम लोग VOC भी बोलते हैं, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कार्बन। वोलाटाइल का क्या मतलब होता है, जो उड़ जाता है, जो एटमॉस्फेयर में मतलब चला जाता है अगर हम उसको ओपन रखेंगे। तो ये जो पीएच की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, इसके अंदर आता है PAH, पॉली न्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और फॉर्मल्डिहाइड, ये हमारे आते हैं हाइड्रोकार्बन्स के अंदर जो कि प्राइमरी एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं। इनकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, इरिटेशन ऑफ द आईज, बर्निंग इन द म्यूकस मेम्ब्रेन, या फिर ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन, इस टाइप की प्रॉब्लम जो है वो किसकी वजह से देखने को मिलती है, PAH या फिर फॉर्मल्डिहाइड की वजह से। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट आ जाता है मीथेन। अब मीथेन जो है वो कहाँ से रिलीज होता है, मीथेन पैडी फील्ड्स में से रिलीज होता है, कैटल्स उसको रिलीज करते हैं, या फिर कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से भी वो रिलीज होता है। और मीथेन की अगर हम बात करें तो मीथेन से कौन सी गैस बनती है, मीथेन इज कन्वर्टेड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसीलिए मीथेन को हम एक ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं, क्योंकि मीथेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर ग्रीन हाउस गैस। तो इसीलिए हम लोग मीथेन को भी ग्रीन हाउस गैस में कंसीडर करते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है सल्फर डाइऑक्साइड का, नॉट सल्फर मतलब सल्फर की ऑक्साइड्स की जब हम बात करते हैं। एटमॉस्फेयर में क्या होता है, जो सल्फर की ऑक्साइड होती है, SO2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, SO3 में, एंड दिस विल कंबाइन विद द वाटर टू फॉर्म H2SO3 एंड H2SO4, जिसकी वजह से क्या होता है, एसिड रेन होता है। एसिड रेन में दो टाइप की ऑक्साइड्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, एक सल्फर ऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल होती हैं और एक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं एसिड रेन के लिए। तो एसिड रेन का आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आता है, एसिड रेन में कौन कौन सी, एक सल्फर वाली ऑक्साइड्स और एक नाइट्रोजन वाली ऑक्साइड्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अगर हम लोग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की बात करें तो इसकी वजह से भी बहुत सारे इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। और इसकी वजह से क्या बनता है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड की वजह से क्या बनता है, HNO3 बनता है, नाइट्रिक एसिड बनता है। और सल्फर की वजह से कौन सा एसिड बनता है, H2SO4 बनता है, और यहाँ पर कौन सा एसिड बनता है, HNO3 बनता है। ये दोनों के दोनों एसिड जब रेन के साथ नीचे आते हैं तो ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज कर देते हैं, और इसी चीज़ को हम लोग, तभी हम इसको एसिड रेन बोलते हैं, क्योंकि फाइनली इसमें यहाँ पर एसिड बन रहा है। मतलब वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं एसिड होता कि अगर हमारे पे गिरेगा तो एकदम से डिस्ट्रॉय कर देगा, बट स्टिल उसमें वो कुछ ना कुछ इफेक्ट जो है वो कॉज करता है। इसके बाद प्राइमरी पॉल्यूटेंट में आता है पार्टिकुलेट मैटर। अब पार्टिकुलेट मैटर जिसकी हमने बात करी यहाँ पर, जो कि 10% एयर पोल्यूशन कॉज करता है, इसमें हमारे पास दो टाइप का आता है। एक हमारे पास आता यहाँ पे आता है सेटलेबल, और एक आता है सस्पेंडेड। सेटलेबल मतलब हो गया ऐसे पार्टिकल्स जिनका डायमीटर 10 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होगा, और सस्पेंडेड में ऐसा आ गया ऐसे पार्टिकल्स जिनका डायमीटर जो होगा वो 10 माइक्रोमीटर से कम होगा। तो ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए कि इसमें प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं उसमें। उसके बाद आ जाता है सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट मतलब ऐसे पॉल्यूटेंट जो कि प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट से मिलके बने हैं, जिसमें एक एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट जो हमें पता होनी चाहिए, दैट इज स्मॉग। स्मॉग की जब हम बात करते हैं, सो दैट इज मेड अप ऑफ स्मोक प्लस फॉग। स्मोक और फॉग जब कंबाइन हो जाते हैं तो उससे क्या बनता है, स्मॉग बन जाता है। एंड व्हाट इज स्मॉग, बेसिकली इट इज ए ओपेक
or dark fog containing the condensed water vapor, smoke gases like SO2, H2S, NO2 etc. and dust. जब इन सारी चीज़ों का एक ओपेक जैसा बन जाता है, ओपेक मतलब जिसके हम दूसरी साइड पर नहीं देख सकते, तो उस चीज़ को हम लोग स्मॉग कहते हैं। अब स्मॉग की क्लासिकल एग्जांपल्स को डिस्कस करें, मतलब स्मॉग की मेन दो एग्जांपल्स को अगर हम स्टडी करें, एक है हमारे पास लंदन स्मॉग, एक है हमारे पास लॉस एंजलिस स्मॉग। जो लंदन में स्मॉग हुई थी दैट इज नोन एज क्लासिकल स्मॉग, और जो लॉस एंजलिस में स्मॉग हुई थी दैट इज नोन एज द फोटोकेमिकल स्मॉग। अब क्या डिफरेंस है दोनों में? जब हम क्लासिकल स्मॉग की बात करते हैं, सो इट इज अ डार्क ब्राउन opaque smoke formed in the reducing atmosphere. It requires low temperature and it contains the oxides of sulfur, smoke, dust particles, H2S, fuel, combustion of coal. ये चीज़ जो होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लासिकल स्मॉग बोलते हैं। और जब हम लोग इसकी मतलब ये कब रिपोर्ट हुआ था लंदन में? अराउंड 1952 के अराउंड ये रिपोर्ट हुआ था, और इसमें कितने लोग 4000 पीपल जो थे उनकी डेथ हो गई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ इनहेलेशन ऑफ H2S एंड SO2 वेपर विद फॉग। इसकी वजह से वहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, लंदन स्मॉग के बारे में हमें पता होना चाहिए। देन द सेकेंड वन इज द लॉस एंजलिस स्मॉग। ये जो स्मॉग था दिस इज नोन एज फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटो का मतलब होता है लाइट, सो मीन्स इट इज अ ग्रे येलोइश ब्राउन एंड ओपेक formed in oxidizing atmosphere and it is a light induced smog. फोटोकेमिकल स्मॉग जो होगा वो किसकी वजह से होगा? लाइट की वजह से होगा। मेन जो वहाँ पे फैक्टर होगा दैट इज लाइट की वजह से वहाँ पर वो स्मॉग क्रिएट होगा। और यहाँ पर क्लासिकल स्मॉग के केस में यहाँ पर किसकी वजह से होगा? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, स्मोक, डस्ट पार्टिकल्स, इन सब की वजह से। And here it requires the high temperature, solar energy, and it contains the oxides of nitrogen, हाइड्रोकार्बन कंबाइनिंग विद द ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। और ये इस टाइप का जो फोटोकेमिकल स्मॉग है ये कहाँ पे देखने को मिला था? लॉस एंजलिस में। ये आपको याद रखना है, फोटोकेमिकल स्मॉग इज इन लॉस एंजलिस एंड क्लासिकल स्मॉग इज बेसिकली अ लंदन स्मॉग। सो ये हमें पता होना चाहिए। इसके ये हमने पढ़ा, अभी तक हमने थोड़ा सा डिस्कस किया किसके बारे में? एयर पॉल्यूशन के बारे में। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे नॉइस पॉल्यूशन के बारे में। देखो, नॉइस पॉल्यूशन के बारे में अगर हम बात करें तो जो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट जो आया था 1981 में, इसी एक्ट में एक अमेंडमेंट की गई थी 1987 में। और ये अमेंडमेंट करने के बाद 1981 वाले एक्ट में इन्होंने नॉइस पॉल्यूशन को भी ऐड कर लिया था, टू इंक्लूड नॉइस एज अ एयर पॉल्यूटेंट। तो यहाँ पर इन्होंने ये जो एक्ट था एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, एयर एक्ट जो था इसमें 1981 का, इसमें अमेंडमेंट आई थी एक 1987 में, और इसमें इन्होंने नॉइस को भी ऐड कर लिया था एज अ एयर पॉल्यूटेंट। अब नॉइस जो होती है ये भी क्या होता है? पॉल्यूशन होता ही अनडिजायरेबल है, सो नॉइस इज अ अनडिजायर्ड हाई लेवल ऑफ साउंड। अब जब हम इसको नॉइस के बारे में बात करते हैं तो हम किस चीज को अनप्लेजेंट साउंड बोलेंगे? तो अनवांटेड अनप्लेजेंट साउंड ऑफ 80 डेसिबल्स और मोर इज कॉल्ड एज नॉइस पोल्यूशन। अगर 80 डेसिबल से ज्यादा है तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉइस पोल्यूशन। और ये जो साउंड है इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हम किस में मेजर करते हैं? हर्ट्स में। एंड द यूनिट ऑफ साउंड लेवल इज नोन एज डेसिबल। सो अगर हमको ये पूछेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को किस में मेजर करते हैं, सो दैट इज हर्ट्स। अगर पूछेंगे कि यूनिट क्या होता है साउंड लेवल का, सो दैट इज डेसिबल। और अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमंस जो हैं उनकी हेयरिंग जो होती है वो अप्रॉक्सीमेट कितनी होती है? दैट इज 50 हर्ट्स टू 15,000 हर्ट्स के अराउंड होती है। मतलब ये 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स भी होती है, ये डिपेंड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और अगर हम लोग मॉडरेट कन्वर्सेशन की बात करें तो मॉडरेट कन्वर्सेशन प्रोड्यूसेस 60 डेसिबल साउंड, लाउड कन्वर्सेशन में 70 डेसिबल साउंड, स्कूटर के केस में 80 डेसिबल, ट्रक एंड बसेस के केस में 90 डेसिबल, जेट एरोप्लेन्स के केस में 150 डेसिबल्स एंड रॉकेट के केस में 180 डेसिबल्स। ये हमारे पास क्या रहता है? इतना रेंज हमारे पास रहती है। और इसी तरीके से अगर हम WHO की गाइडलाइंस को देखें तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो बेडरूम में नाइट के टाइम पे ड्यूरिंग द स्लीप टाइम लेस देन 30 डेसिबल होना चाहिए, हॉस्पिटल में लेस देन 30 डेसिबल, क्लासरूम लेस देन 35 डेसिबल, नाइट नॉइस आउटसाइड द बेडरूम जो है वो 40 डेसिबल लेस देन 40 डेसिबल होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है स्टैट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये होता है हमारा नॉइस पॉल्यूशन के बारे में। अब इसके बाद आ जाता है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर पॉल्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड ही हमको कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़नी है। दैट इज कौन कौन सी टर्म्स हमें यहाँ पे पढ़नी है? यहाँ पे हमें डिस्कस करनी है यूट्रोफिकेशन के बारे में,
बायोलॉजिकल, यहाँ पे यूट्रोफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूट्रोफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये सारी टर्म्स को हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। ये जो फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताई है, रेंज ऑफ द ह्यूमन हेयरिंग, इसको जनरली हम कितना कहते हैं, यहाँ पर 50,000 लिखा हुआ है, बट लेट मी करेक्ट दिस, इसको हम लोग 20 हर्ट्ज टू, यहाँ पर 20,000 हर्ट्ज में हम इसको क्या करते हैं, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज में की कैपेसिटी होती है ह्यूमन हेयर की, कि वो इतनी साउंड को जो है वो, इतनी फ्रिक्वेंसी के साउंड को वो जो है वो सुन सकता है। इसके बाद बात आती है वाटर पॉल्यूशन, जिसमें हम लोग कहते हैं कि वाटर पॉल्यूशन जो है, इसमें क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, किसकी वजह से हो सकता है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, केमिकल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, और फिजिकल फैक्टर्स की वजह से। बायोलॉजिकल मतलब वाटर के अंदर वायरस प्रेजेंट होगा, बैक्टीरिया या प्रोटोजोन प्रेजेंट होंगे। केमिकल की बात करें तो वाटर के अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट, पेस्टिसाइड्स प्रेजेंट होंगे, इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स या डिटर्जेंट्स प्रेजेंट होंगे। और फिजिकल की बात करें तो हॉट वाटर होगा या फिर ऑयल स्पिल्स होंगे, उसकी वजह से होगा। इसी चीज में जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो पहली इंपॉर्टेंट चीज जो हमें डिस्कस करनी है, दैट इज द BOD, दैट इज द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सो ये जो है हमें पता होना चाहिए कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो उसका क्या मतलब है। बेसिकली देखो, जब भी कोई वाटर, जब भी कोई सीवेज वाटर है, उसमें क्या होगा, सीवेज वाटर में क्या होगा, कुछ उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट होगा, और उस ऑर्गेनिक वेस्ट को कौन ब्रेक डाउन करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस ऑर्गेनिक वेस्ट को ब्रेक डाउन करेंगे। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कुछ ऑक्सीजन चाहिए होगी ताकि वो उस ऑर्गेनिक वेस्ट को जो सीवेज में प्रेजेंट है उसको ब्रेक डाउन कर सकें, और उसको जो है वो प्रॉपरली क्लीन कर सकें उस वाटर को। तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, कि कितनी डिमांड है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, कितनी ऑक्सीजन चाहिए उस सीवेज के अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको डिग्रेड करने के लिए। सो द अमाउंट ऑफ द बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इन द सीवेज वाटर कैन बी एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। हम और कैसे करेंगे उसको, आप ऐसे देखो, सपोज करो यहाँ पर हमारा एक्स एक्सिस पे डायरेक्शन ऑफ फ्लो बताया हुआ है, वाई एक्सिस पे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बताया हुआ है, और यहाँ पर बताया हुआ है कि सीवेज डिस्चार्ज हो रहा है। देखो, जैसे ही सीवेज डिस्चार्ज होगा, जब बहुत ज़्यादा सीवेज का डिस्चार्ज हो जाएगा, उस टाइम पर क्या होगा, ये जो ब्लू वाली लाइन है ये हमें शो कर रही है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और ये जो हमारी रेड वाली लाइन है ये हमें शो कर रही है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो जब सीवेज का डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होगा तो उस टाइम पर क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होंगे उनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी, और बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन उनको चाहिए होगी वहाँ पर, किसको, सीवेज के अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको डिग्रेड करने के लिए। इसलिए यहाँ पर जो ब्लू वाली आप लाइन देखोगे वो काफ़ी ज़्यादा हाइट पर होगी, क्योंकि यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बहुत ज़्यादा जो है वो ऑक्सीजन चाहिए होगी। तो यहाँ पर जो BOD होगी वो ज़्यादा होगी जब सीवेज का डिस्चार्ज हो रहा है, और यहाँ पर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते जाएंगे उसको। तो जो डिजॉल्व वाली ऑक्सीजन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। बट जैसे जैसे वो जो है फ्लो आगे आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो कम होती जाएगी, क्योंकि अब वो उस ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड कर चुका होगा, अब उसको ज़्यादा डिमांड नहीं होगी ऑक्सीजन की, और डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ती जाएगी। तो जिस टाइम पर सीवेज ज़्यादा था वहाँ पर क्या होगा, फिशेज जो है वो किल हो जाएंगी एंड डिसअपेरेंस ऑफ द क्लीन वाटर। बट जैसे जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन को यूज करके उस ऑर्गेनिक वेस्ट को डिग्रेड करते जाएंगे, तो कुछ टाइम बाद फिर से क्या होगा, रीअपेयरेंस ऑफ द क्लीन वाटर ऑर्गेनिजम्स। सो ये चीज हम लोग पढ़ते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में। और यहाँ पे अगर हम देखें, द रिलेशन बिटवीन द BOD, microorganisms and the amount of the biodegradable matter is shown there in the discharge of sewage into the river, जो मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पर किस तरीके से हमारे पास बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो रहती है। अगर जितने ज़्यादा वहाँ पर जितना ज़्यादा सीवेज होगा उतनी ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, और जितना कम सीवेज होगा, जितना ज़्यादा क्लियर वाटर होगा, उसमें उतनी ही कम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी। ये हमने पढ़ा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना। इसके अलावा एक टर्म होती है जिसको हम लोग सिर्फ केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। यहाँ पर बायोकेमिकल मतलब हम यहाँ पर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, बट केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात नहीं करते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू chemically oxidize the organic water contaminant to inorganic end product। और दोनों जो है BOD और COD में, both BOD and COD decrease the amount of dissolved oxygen in the water।
तो आई गेस ये आपको समझ आया होगा कि BOD जो है वो उसका क्या मतलब होता है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है दैट इज बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन या फिर जिसको हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। इसको ऐसे समझो कि जब हम मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि इंक्रीज करना, हम किसी चीज को बड़ा बड़ा उसका साइज बड़ा बड़ा के हम उसको देख रहे हैं, है ना। मैग्निफिकेशन का यही मतलब होता है। तो बायो मैग्निफिकेशन का क्या मतलब है? बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मतलब कोई भी ऐसा केमिकल कंपोनेंट जो है वो जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जा रहा है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होते जा रही है। मतलब अगर हम लोग वाटर के अंदर देखेंगे, सपोज कोई केमिकल है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी है, 0.0000003 पार्ट्स पर मिलियन, इतनी कॉन्सेंट्रेशन है। जब कोई ऑर्गेनिज्म, कोई जू प्लैंक्टन इस ऑर्गेनिज्म को खाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो पर्टिकुलर, ये वाला जो केमिकल था उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो हल्की सी इंक्रीज हो जाएगी 0.04 ppm। फिर जब स्मॉल फिशेज इसको खाएंगी तो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 0.5 ppm। जब लार्ज फिश खाएगी तो कॉन्सेंट्रेशन 2 ppm। और जब इसको फिश ईटिंग बर्ड या इसको खाएंगे इस फिश को तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी पहुंच जाएगी, लाइक 25 ppm। सो यहाँ पर a biomagnification refers to increase in the concentration of the toxicant at successive trophic level। जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल पे इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे जो कॉन्सेंट्रेशन है उस केमिकल की वो बढ़ती जाएगी। एंड दिस हैपन बिकॉज अ टॉक्सिक सब्सटेंस accumulated by an organism cannot be metabolized or excreted and is thus passed to the next higher trophic level। अब आप में से ये क्वेश्चन किसी को आ सकता है कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि जू प्लैंक्टन में 0.04 यहाँ ppm कॉन्सेंट्रेशन है तो ये यहाँ से कम होनी चाहिए, ज्यादा क्यों हो रही है? ये ज्यादा इसीलिए हो रही है क्योंकि ये जो यहाँ पर केमिकल है, ये जू प्लैंक्टन इस केमिकल को डिग्रेड नहीं कर सकता, तो इसलिए ये कॉन्सेंट्रेशन एज इट इज जो है वो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में चली जाती है। तो उसकी वजह से जो है इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो धीरे 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 बढ़ती जाती है। एंड दिस फिनोमेना इज वेल नोन फॉर मर्करी एंड DDT। मर्करी और DDT के केस में इसकी मेन एग्जांपल्स जो है, मेनली हमें कहां से पता चला था, ये मर्करी और DDT की कॉन्सेंट्रेशन से। इसी के बाद अगर हम ये देखें, नेक्स्ट जो हमारी टर्म आती है दैट इज यूट्रॉफिकेशन। ये तालाब, इस तरह के तालाब तो सभी ने देखे होंगे। तो यूट्रॉफिकेशन का क्या मतलब होता है? इसमें भी जो है कि मतलब जो टॉक्सिक चीजें हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है, बट इसमें एक लार्ज एरिया पर इंक्रीज हो जाती है। इसमें हम लोग सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल की बात नहीं करते। सो न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ अ वाटर बॉडी ड्यू टू द नेचुरल एजिंग इज कॉल्ड एज यूट्रॉफिकेशन। or nutrient present in the sewage, agricultural waste and fertilizers cause dense growth of the plant and planktonic algae that is known as the algal bloom। जब सीवेज जो होता है वो मतलब सीवेज हो गया, एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया या मतलब फर्टिलाइजर्स हो गए, जब ये सारे जो है किसी एक एरिया में आ जाते हैं, किसी अगर वाटर के अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पर क्या होते हैं, जो यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टॉन्स प्रेजेंट होते हैं या फिर यहाँ पर जो एल्गे प्रेजेंट होते हैं उसकी ग्रोथ एकदम से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और उसकी ग्रोथ जब बढ़ना स्टार्ट हो जाती है इतनी ज्यादा, उसी की वजह से ये जो वाटर का यहाँ पे कलर है ये क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर एल्गी की पूरी लेयर आ जाती है, इसकी पूरी सरफेस के ऊपर एल्गी ग्रो हो जाती है। तो इसी की वजह से हम इस चीज को क्या बोलते हैं, यूट्रॉफिकेशन। और ये जो यहाँ चीज बनी हुई है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एल्गल ब्लूम। इसको बोलते हैं एल्गल ब्लूम। और algal bloom impart a distinct color to the water bodies, and algal bloom and the floating plant cut off light from the submerged plant। और इसी की वजह से क्या होता है, जो नीचे वाले प्लांट्स होते हैं वो भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, तो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म किल भी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइट जो है वो नहीं पहुँच पाएगी, सारी की सारी लाइट को ये ब्लॉक कर देगा, ये जो यहाँ पे एल्गल ब्लूम बना हुआ है, एल्गे जो है। तो जो नीचे वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे वो भी अच्छे से सर्वाइव जो है वो नहीं कर पाएंगे और उनकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं उनको यहाँ पे मिल पाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये लास्ट स्लाइड है, इसमें हमें पता होना चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज के बारे में। तो इंपॉर्टेंट डिजीज की बात करें तो हमारे पास एक आती है मीनामार्टा डिजीज। मीनामार्टा डिजीज किसकी वजह से कॉज होती है, मर्करी की वजह से कॉज होती है। अगर कोई ऐसा वाटर है जिसमें मर्करी प्रेजेंट है और कोई पर्सन उसको ड्रिंक कर लेता है तो उसकी वजह से एक डिजीज कॉज होती है, दैट इज मीनामार्टा डिजीज। और ये सबसे पहले कहाँ रिपोर्ट हुई थी, जापान में 1952 में। देन वी हैव द सेकेंड डिजीज, ब्लैक फुट डिजीज। ब्लैक फुट डिजीज किसकी वजह से होती है,
आर्सेनिक की वजह से कॉज होती है। देन वी हैव अनदर इटाई इटाई डिजीज, जिसको आउच आउच डिजीज भी कहते हैं। इट इज कॉज ड्यू टू द कैडमियम, और ये सबसे पहले कहाँ पे रिपोर्ट हुई थी? इन 1947, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, इन टोयोमा सिटी ऑफ द जापान। और इसके बाद नेक्स्ट डिजीज आती है जिसको हम लोग ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं, या फिर साइनोसिस भी कहते हैं, या फिर मिथेमोग्लोबिनीमिया भी कहते हैं। ये किसकी वजह से कॉज होती है? NO3 इन ड्रिंकिंग वाटर। अगर NO3 की कॉन्सेंट्रेशन ड्रिंकिंग वाटर में जो है वो ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है? एक्सेस नाइट्रेट कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन टू फॉर्म द नॉन फंक्शनल मेथेमोग्लोबिन दैट प्रिवेंट द O2 ट्रांसपोर्ट इन इन्फेंट। जैसे हमने कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में भी पहले देखा, वैसे ही यहाँ पर नाइट्रोजन के केस में भी होता है। यहाँ पर अगर यहाँ पर नाइट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, तो वो कंबाइन कर लेता है हीमोग्लोबिन के साथ और ऑक्सीजन को कंबाइन नहीं होने देता। इसकी वजह से वो डिजीज कॉज होती है, दैट इज नोन एज द ब्लू बेबी सिंड्रोम। एंड देन वी हैव द लास्ट वन, दैट इज फ्लोरोसिस, या फिर इसको हम नॉक नी, फ्लोरोसिस या फिर नॉक नी भी बोलते हैं। ये किसकी वजह से कॉज होती है? अगर फ्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन ड्रिंकिंग वाटर में 10 या फिर 10 ppm से ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से एक डिजीज कॉज होती है, दैट इज नोन एज द नॉक नी, या फिर इसको फ्लोरोसिस कहते हैं। और अगर हम लोग अपने हमारे इंडिया में जो रिवर्स हैं अगर उसकी बात करें, उसके अंदर जो फ्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन रहती है दैट इज ग्रेटर देन 1.5 mg पर लीटर। तो उसकी वजह से कॉज नहीं होता है जनरली फ्लोरोसिस, बट अगर कोई ऐसा कोई डर्टी वाटर है या कोई ऐसा सीवेज है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है जहाँ पर जिसके अंदर फ्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से ये डिजीज़ कॉज हो सकती है। ये डिजीज़ आपको पता होनी चाहिए, किसकी वजह से कॉज होती है ये भी पता होनी चाहिए, बिकॉज ये क्वेश्चन जो है वो जनरली इससे पूछा जाता है एक ना एक। सो दैट इज़ फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। यहाँ पर हमने इन्वायरमेंटल इश्यूज में पॉल्यूशन को डिस्कस किया, एयर पॉल्यूशन को, नॉइस पॉल्यूशन को, वाटर पॉल्यूशन को डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज को डिस्कस करेंगे, और फिर हमारा ये वाला जो एनवायरमेंटल इश्यूज का टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक ही टॉपिक बचेगा, दैट इज बायोडाइवर्सिटी, तो उसको हम लोग एंड में डिस्कस करेंगे। सो दैट इज फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इसमें MCQ वीडियोस भी आएगी कुछ ही देर में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।